हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं हिस्ट्री। क्लियर है। हिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9, आपका शासक और इतिव्रत, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इतिव्रत में हम लोग आपका पढ़ते हुए राजधानी और आपका दरबार पढ़ रहे थे। हमने बाबर लोधियों की समय के टाइम पीरियड को देखा कि लोधियों की जो आपकी राजधानी थी वो आगरा थी और इन्होंने कैसे अपने आपका राजधानी को ट्रांसफर किया। और फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के दौरान अकबर ने बनाया बुलंद दरवाजे को हमने देखा। क्लियर है। और हमने देखा कि 1570 में क्या करा था, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। और ये था गुजरात विजय का जो जीत थी, गुजरात विजय की जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने उसको याद कराया था। इतना आपने देख लिया होगा, इतना आपने याद कर लिया होगा। क्लियर है यहां तक? देखिए, ठीक। आगे देखते हैं। मुगल दरबार को देख चुके हैं, आईने अकबरी को पढ़ लिया था। आइए थोड़ा सा देखते हैं आईने अकबरी। अबुल फजल अकबर दरबार में बड़ा सजीव चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब महामहिम, महामहिम मतलब अकबर के दरबार में लगता था, एक विशाल ढोल पीटा जाता था। जब भी अकबर का विशाल दरबार लगता था तो एक ढोल बजता था। साथ ही साथ अल्लाह के गुणगान होते थे। इस तरह से सभी वर्गों के लोगों को सूचना मिल जाती थी। महामहिम के पुत्र पौत्र दरबारी में और इन समय में प्रवेश की अनुमति थी। हाजिर होते थे और कुर्सी कर अपने अपने स्थानों पर खड़े होते थे। विख्यात विद्वान जन विशिष्ट कौशल में निपुण व्यक्ति को आदर व्यक्त करते थे। न्याय अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। महामहिम अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि के आधार पर आदेश देते थे और सभी मामलों को संतोषजनक ढंग से निपटाते थे। इस पूरे समय के दौरान देशों से आए तलवारियों पहलवानों को तैयार रखते थे। महिला और पुरुष गायक अपनी बारी की प्रतीक्षा में रहते थे। चतुरबाजी और मैजिक तालाब में कौशल दक्षता का प्रदर्शन करने में उत्सुक रहते थे। तो कुछ ना कुछ यहाँ होता था। अब भाई बाप का दरबार लग रहा है, लोग आएंगे, बातें करेंगे, न्याय की बात होगी, चीजों की बात होगी। जो सम्माननीय जो लोग हैं उनको सम्मान मिलेगा, अधिकार जन को अधिकार रूप में देखेंगे। इस तरीके उनको स्टेप बाय स्टेप आपका एक एक करके उनको रखा जाता था और आपका देखा ज्यादा था। आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? देख लिया होगा आपने। दरबार में सामाजिक नियंत्रण, व्यवहार दरबार में मान्यता, संबोधन, शिष्टाचार, बोलने के ध्यान पूर्वक निर्धारण के नियमों द्वारा होता। यानी कि अगर आप संबोधन करेंगे, शिष्टाचार होना चाहिए, बोलने में ध्यान पूर्वक चीजों को रखेंगे और जो नियम सुनिश्चित किए हैं उसी नियम के अनुसार वो सारी चीजें होंगी। शिष्टाचार का जरा सा उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाता है, उस व्यक्ति को तुरंत दंडित किया जाता है। अगर आपने शिष्टाचार में थोड़ा भी दाएं बाएं कर दिया, तुरंत आपको दंडित किया जाएगा। शासक को किए गए अभिवादन के तरीके में पदक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता है। जैसा किसी व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता है तो उस व्यक्ति की हैसियत उतनी ही ऊंची मानी जाती है। मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपको ऐसे नमस्ते करूं तो अच्छे, अगर मैं ऐसे करूंगा, जितना मैं झुकूंगा सामने वाले व्यक्ति की हैसियत का मतलब पद ओहदा बड़ा माना जाता है उस जमाने में। क्लियर है? तो उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा मानी जाती थी। अभी आत्मनिवेदन की उत्तम रूप में सिजदा और दंडवत। सिजदा मतलब झुककर प्रणाम करना और एक था दंडवत, यानी कि धरती पर लेटकर लंबा लंबा जो हम लोग प्रणाम करते हैं उसको कहते हैं दंडवत। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम, जीवाबोसी यानी कि जमीन चूमने के तरीकों को अपनाया गया।
ये सब चीजें बंद कर दी गई क्योंकि ये सारी चीजें किसके समय में थी? बलबन के समय में थी। और बलबन कौन था? तो ध्यान रखना, दिल्ली सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का शासक या सुल्तान था। उस टाइम में ये सारी चीजें आपका शुरू की गई थी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मुगल दरबार में राजनीतिक दूत संबंधी न्याय भी ऐसे सुस्पष्ट थे कि मुगल बादशाह समक्ष प्रस्तुत होने पर राजदूत यहाँ पर उपेक्षा की जाती थी कि अभिनंदन के रूप में एक से अधिक झुकाव जमीन को चूमकर फारसी रीति रिवाज के मुताबिक छाती के सामने बांधकर वहां तरीकों से अभिवादन करते थे। जेम्स वन अंग्रेज दूत टॉमस रो यूरोपीय रीति रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया। इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पुनः दरबार को अभिचित कर दिया। पहले टॉमस रो, जेम्स वन गए, उसके बाद टॉमस रो गए और इन्होंने जिस तरह से यूरोपियन रीति रिवाज में इनका वेलकम होता था या करते थे, उसी अनुसार उन्होंने जहांगीर का भी अपना सामने झुककर अभिवादन किया। इसके बाद बैठने के लिए उन्होंने कुर्सी का आग्रह पर पुनः दरबार में अभिचित कर दिया। ऐसा कैसे? कुर्सी पर बैठने का मौका दिया। बादशाह अपने दिनों की शुरुआत सूर्य उदय के कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था। इसके बाद वह पूर्वजों की ओर मुख किया। छोटे छज्जे झरोकों से आते, इसके नीचे की भीड़ सैनिक, व्यापारिक, शिल्प, किसान, बीमारी, बच्चे और एक झलक पाने के लिए इंतजार करते रहते थे। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा का दर्शन प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता को स्वीकार करना था। तो आपको पता लग गया झरोखा दर्शन क्या था? इसका उद्देश्य विश्वास, शाही सत्ता को देखना। ये सारी चीजें थी। रतन जड़ित सिंहासन। आगरा महल के सार्वजनिक सभा भवन में शाहजहां के रतन जड़ित सिंहासन तख्त से मुस्खास के बादशाह नामा से लिया गया है। सिंहासन की भव्य रचना एक छतरी है। दशाओं कोण स्तंभों पर टिकी हुई उनकी ऊंची सीढ़ियों के गुम्बदों तक 5 क्यूबिक फीट लगभग 10 फुट राज्याधिरोहण एक महिमा का आदेश है। 36 लाख रुपए रतन, बहुमूल्य पत्थर, 1 लाख तोला सोना जिसकी कीमत 14 लाख रुपए थी से सजाया जाना था। 7 वर्षों में लगा रहा। इसकी सजावट का प्रयोग बहुमूल्य पत्थर रूबी है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। ठीक है। दिवंगत बादशाह को जागीर भेजा गया और महाबादशाह तैमूर साहिब, किरात, मिराज, उल बेगम, अब्बास खां, जहांगीर, इनके सबके नाम अंकित किए गए। ठीक है, ये आपको दिखा। आगे बढ़ जाए। अब देखिए, आगरा में विवाह से पूर्व दारा सिखों औरंगजेब का सम्मान करते हुए शाहजहां बादशाह नामा का द्वारा लिया गया चित्र है। आगरा का विवाह से पूर्व शाहजहां शहजादे औरंगजेब का सम्मान। यह है शहजादे औरंगजेब और इनके विवाह से औरंगजेब को एक पीला जामा, ऊपरी वस्त्र, छोटे छोटे बोरे वाले जैकेट, पिता मां की प्रतिमा के ऊपर भव्यता आपके दिखाई गई है।
ठीक, और पगड़ी बड़ी बड़ी चीजें, ये सब क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। झड़पों से 1 घंटे बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों का संचालन हेतु सार्वजनिक सभा दीवान ए आम, देखिए सार्वजनिक सभा को फारसी में क्या लिखा है, दीवान ए आम में आता था। वह अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे और वह निवेदकों के 2-2 घंटे बाद बादशाह दीवान ए खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करते थे। राजा के वरिष्ठ मंत्री और उसके सामने अपनी याचिका प्रस्तुत करते थे। कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे, जो लोग टैक्स लेते थे उसका वो अपना ब्यौरा कि भाई कितना टैक्स आया, कितना कलेक्शन है, कितना बचा हुआ रेवेन्यू है। और कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकार कार्य अथवा वास्तुकारों, जिन्हें हम क्या कहते हैं फारसी में, मीमार के द्वारा बनाई गई इमारतों के नक्शों को देखते हैं। सिंहासन रोपण की वार्षिकांठ, ये सब बारात, होली जैसे विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल में जीवंत हो उठता था। यानी कि वर्षगांठ हो, ईद हो, सब बारात हो, उस पे एक विशेष भव्य महल को सजाया जाता था जो दरबार था। रंग बिरंगे बरदान पर आचार्य प्रभाव छोड़ जाते थे। मुगल शासक ने 3 वर्ष का मुख्य त्योहार मनाया। सूर्यवंश चंद्रवंश के अनुसार शासकों को जन्मदिन और वसंत गमन की फारसी नववर्ष, शाही परिवार और विवाहों का आयोजन और काफी फिजूल था। 1663 में दारा शिकोह और नादिरा यानी कि राजकुमारी परवेज की पुत्री के विवाह की व्याख्या राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल के प्रमुख नौकरानी सती नुक्सदो द्वारा की गई। शादी के उपहार में प्रदर्शन की व्यवस्था दीवाने आम में की गई थी। बादशाह की तथा हरम की स्त्रियों को दोपहर में इसे देखने के लिए आई तथा शाम के समय में अभिजात आए। दुल्हन की मां ने भी इस तरह से उस विशाल कक्ष में उपहार सजाए। शाहजहां ने उन्हें देखने के लिए वहां गए। हिना बंद यानी कि मेहंदी लगाना की रस्म दीवान ए खास में अदा की गई। दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची, मोटे मेवे, विवाह के कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें 6 लाख रुपए शाही राजखाने से, 16 लाख रुपए जहां आरा मुमताज महल द्वारा अलग से रखे गए रूपों में शामिल हुए और शेष दुल्हन की मां के द्वारा किए गए बादशाहनामा से लिया गया। इन चित्रों के अलावा कुछ जुड़ी गतिविधियों को देखा गया है। तो कहां से कितना पैसा खर्च हुआ ये आप देख सकते हैं। हिसाब विवाह हो रहा है, ये पहले यहाँ दिखाया गया, फिर उसके बाद यहाँ देखिए, फिर उसके बाद ये सब आपके वैवाहिक आपकी तस्वीरें हैं जिन पर पैसा खर्च हुआ है, जो चीजें हुई हैं। क्लियर है। नीचे का फोटो देखिए किस तरीके से आपका सज्जो साज सामान को रखा गया है और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि कहां पर किस तरीके की चीजें थी। देख लिया। अब देखिए विवाह का शाही दौर, दरबार लगा हुआ है, कैसे मेहंदी वगैरह का फंक्शन है, कैसे आपके शाही आपके सजे हुए हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नौरोज, जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था। बाद में उन वस्तुओं को दान में बांट दी जाती। जिन वस्तुओं से शासक को तोला गया जन्मदिन पर, उन वस्तुओं को दान में, वो सारी चीजें आपका क्या करते थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनको बांट दी जाती थी। ऐसा होता नौरोज का जो प्रोग्राम था उसके अंतर्गत ऐसा किया जाता था। ठीक है, ठीक।
पदवी, उपहार और एवं भेंट। राज्याभिषेक के समय किसी शत्रु पर विजय पाने के लिए कि मुगल बादशाह विशाल पदवी ग्रहण करता था। उद्घोषकों यानी के नकवी द्वारा इन गुंजाइशों में लामबंदियों में घोषणा की जाती थी, वे सभी विषयक माहौल बना देती थी। मुगल सिक्कों पर राजस्वी न्यायाचार शासन बरतने की पूरी पदवी थी और कहते थे ये सारी चीजें इसमें होती थी। योग्य व्यक्ति की पदवी को देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। किसी व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों के नाम से जाना जाता था। उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली अफसफ कहां की पदवी, यानी कि पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पत मंत्री से हुआ। आप जानते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब का जो आपके सुलेमान है, उनके एक सलाह का मंत्री रहे हैं। औरंगजेब ने अपने दो उच्चतम पदस्थ अभिजात जयसिंह और जयसवंत को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की, ठीक। और पदवी में अर्जी की जाती थी कि पाने के लिए पैसे दिए जाते थे। मीर खान ने अपने नाम पे आलिफ अर्थात आ अक्षर लगवाने के लिए अमीर खान ने औरंगजेब को 1 लाख रुपए देकर प्रस्ताव किया था। तो कह रहे कुछ अर्जी आपके पैसों में भी मिल रही थी, इसका उदाहरण है। थोड़ा इसको पढ़िए, विचार करिए। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत